हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स और इसके साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका प्रोग्राम कोड है MPC006 और सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए समझें व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो है जो हमें हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में। जब आप किसी भी डेटा सेट को समराइज करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे कि अगर आप एक क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालते हैं तो पहले हम स्टूडेंट्स का डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और कलेक्टेड डेटा से फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे उन स्टूडेंट्स का, यानी कि मीन निकालेंगे। फिर उस डेटा को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो यही सब होता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी। संख्या मतलब होता है नंबर्स। सांख्यिकी का मतलब होता है डेटा, यानी कि जब हम नंबर्स को लेकर काम करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि एक कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और उन्हें ये जानना है कि उनके कस्टमर्स इस प्रोडक्ट से कितने खुश हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि एक सर्वे कंडक्ट करेंगे जिसमें से वो 200 रैंडमली सेलेक्टेड कस्टमर से फीडबैक को कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ कंपनी ने एक स्पेसिफिक गोल रखा है कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने का, और इसके लिए वो एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने क्या किया, रैंडमली 200 कस्टमर्स को सेलेक्ट किया है ताकि उनका फीडबैक जो है एक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिखाता है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल यानी कि यूज़ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स को हम लोग देखने के लिए या जांचने के लिए इस चीज़ को हम लोग समझ रहे एग्जाम्पल को, लेकिन ऐसे बहुत से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स या सिनेरियोज हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनको समझ लेने के बाद हमारा आज का टॉपिक को समझना और भी ईजी होगा। और स्टैटिस्टिक्स अगर किसी को समझना है या जानना है तो ये टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगे। स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये टर्म्स बार बार यूज में आते हैं। और अगर हमने ये चीज़ों को समझ लिया तो हमें बाकी चीज़ों को समझने में और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बार बार ये टर्म्स आएंगे आगे। तो वो टर्म्स क्या हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सैंपल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्केल्स यानी कि मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये बार बार आपके सामने आएंगे अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके इन सभी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, तो पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी कॉन्टेक्स्ट में इन सारे टर्म्स को समझते हैं। पॉपुलेशन है क्या। इमेजिन करिए आप एक रिसर्चर हैं जो एक नए प्रोडक्ट की सक्सेस को एनालाइज करना चाहते हैं। यहाँ आपकी इंटायर टारगेट ऑडियंस यानी कि सब लोग जो आपको फीडबैक दे सकते हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। यानी कि जिन जिन लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सारे लोग आपकी पॉपुलेशन है। ये वो कंप्लीट ग्रुप है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। जैसे अगर आप एक सिटी के रेसिडेंट्स का फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने सोचा कि आप दिल्ली में आपके जितने भी यूज़र्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उनको आपको एनालाइज करना है, उनसे आपको डेटा लेना है। तो वो सारा दिल्ली का जो जनता है जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है वो सारी आपकी पॉपुलेशन हो गई। लेकिन इतने बड़े ग्रुप को स्टडी करना प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को अपने फीडबैक के लिए। ये होता है आपका सैंपल, यानी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और फिर उनसे हम लोग फीडबैक लेंगे, तो वो कहलाता है सैंपल। जैसे कि इस इमेज में देखिए कि ब्लू इमेजेस शो कर रही थी टोटल पॉपुलेशन,
अब उनमें से कुछ लोगों को हमने रेंडमली सेलेक्ट किया, जिसको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, तो वो होता है हमारा सैंपल। अब उनके ऊपर हम लोग इस एनालिसिस को करेंगे। ये वो स्मॉलर ग्रुप है जो है रिप्रेजेंटेटिव उस पूरे पॉपुलेशन का, तो इसी को हम लोग कहते हैं सैंपल। अब सैंपल जो होता है वो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सैंपल तो हमने जान लिया, अब ये होमोजीनियस क्या होता है? जब सैंपल में सभी एलिमेंट सिमिलर हो या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट को शेयर करते हो, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस सैंपल। हेट्रोजीनियस सैंपल क्या होता है? जब सैंपल में एलिमेंट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस सैंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस सैंपल और हेट्रोजीनियस सैंपल होता क्या है। अब मान लीजिए कि हम अपने फीडबैक के लिए एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फीडबैक कलेक्ट करेंगे एक ही क्लास के स्टूडेंट से, सपोज कि हमने एक कॉलेज है उसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ही सिर्फ हमने टारगेट किया और उनसे ही हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ एक ही कोर्स से रिलेटेड हैं बच्चे, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके एट्रीब्यूट सेम होंगे। तो ऐसे डेटा को, ऐसे सैंपल को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सैंपल। यहाँ सभी स्टूडेंट्स एक जैसे सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, जिससे उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि एक इंजीनियरिंग क्लास के स्टूडेंट्स सब एक ही फील्ड में हैं, तो उनमें कॉमन ट्रेड्स होंगे, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस सैंपल। लेकिन मान लीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि आप फीडबैक को कलेक्ट करेंगे अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट से, जैसे बीटेक सीएसई हो गया, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए, सिविल के स्टूडेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल के, तो वो एक हेट्रोजीनियस सैंपल होगा। यहाँ स्टूडेंट्स के कोर्सेज अलग हैं, इसलिए उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ज़रूर होंगे। जैसे कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड्स में हैं, तो उनमें डाइवर्सिटी होगा। तो जब डाइवर्सिटी होती है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सैंपल। और जब कई कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स एक ही जैसे होते हैं तो उसको कहते हैं होमोजीनियस सैंपल। अब हमने ये जान लिया कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सैंपल क्या होते हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो डेटा को एक बेल शेप्ड कर्व में रिप्रेजेंट करता है। ये कर्व दिखाता है कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट जो होते हैं वो सेंटर में और फिर ग्रेजुअली जो है कम होते हैं एक्सट्रीम्स की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिल्कुल बेल शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए। अगर आप होमोजेनियस सैंपल से डेटा को कलेक्ट करते हैं या सैंपल से फीडबैक कलेक्ट करते हैं, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर एक कंसंट्रेटेड पीक बनाएगा सेंटर में। इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सिमिलर ट्रेड्स के होंगे और उनका फीडबैक एक कंसंट्रेटेड रेंज में रहेगा, यानी कि एक जैसे ही फीडबैक करीब करीब आएंगे। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस सैंपल से फीडबैक कलेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्प्रेड होगा, यानी कि दूर तक फैल जाएगा। इसका मतलब है कि फीडबैक कर्व जो है डाइवर्स होगा, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वाइडर होता है। तो अब आप फीडबैक कलेक्ट करते हैं अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट से, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाइडर होगा और फीडबैक डाइवर्स पर्सपेक्टिव का रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हैं होमोजीनियस सैंपल से, तो जाहिर सी बात है कोई डेटा जो है एक नॉर्मल कर्व को क्रिएट करेगा। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, यानी कि जो चेंज हो। अगर आप देख रहे हैं कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे मार्क्स डिपेंड करता है स्टडी के आवर्स पे, आप जितनी देर पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो उसको इन्फ्लुएंस करता है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पे। तो मार्क्स क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और स्टडी आवर्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं मेनली जो यूज के होते हैं वो तो कैटेगोरिकल वेरिएबल और न्यूमेरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरीज को और ग्रुप्स को, और उसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल जो होता है उसमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती, जैसे कि कलर्स। कलर्स में मान लीजिए कि रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 तरह के कलर है, तो इसमें हम लोग कोई रैंकिंग या ऑर्डर नहीं डाल सकते हैं। उसी तरीके से जेंडर है, मेल, फीमेल, तो उसमें भी हम लोग कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग ना हो, तो वो कहलाते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स। लेकिन अगर वो वेरिएबल्स या कैटेगरी हैं जिनमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर है,
मतलब है तो वो कैटेगरी, लेकिन उनमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल वेरिएबल्स। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे हाई स्कूल, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एक एजुकेशन लेवल है, तो एक कैटेगरी है, एजुकेशन लेवल की कैटेगरी है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग रैंकिंग है। जैसे पता है कि मास्टर्स डिग्री सबसे बड़ी होती है, उसके बाद बैचलर्स होता है, उसके नीचे जो है हाई स्कूल्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर कैटेगरीज हैं जिनमें एक ऑर्डर या रैंक है तो वो कहलाते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स। तो ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वेरिएबल जिसमें हम लोग क्वांटिटी या नंबर्स को यूज़ करते हैं, और उनको जो हम लोग दो डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग ग्रुप में, जो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है काउंटेबल एंड ऑफन रिप्रेजेंट होल नंबर्स। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे, जैसे एक पार्किंग लॉट में कितनी कार्स हैं, तो हम लोग उसको नंबर में निकालेंगे। तो ऐसी वेरिएबल्स को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें भी नंबर्स होते हैं, लेकिन ये होल नंबर में ना होकर पॉइंट में भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट जो आपका, जैसे आपकी हाइट मान लीजिए 6.2 है, 6 फीट 2 इंच, तो वो पूरा 6.2 जो होगा वो कंटिन्यूअस वेरिएबल, मतलब कि वो होल नंबर ना होकर पॉइंट में भी हो सकता है। तो इसके एग्जांपल हो गए, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, जैसे आपका वेट हो सकता है 45.5, यानी कि प्रिसाइज है, तो ऐसे वेरिएबल्स को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब अगला हमारा टॉपिक है स्केल्स। जैसे हमने वेरिएबल को पढ़ा था, उसी तरीके से स्केल्स भी होते हैं। तो स्केल्स में भी कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल होते हैं। कैटेगोरिकल में नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, और न्यूमेरिकल में इंटरवल स्केल होता है और रेशियो स्केल होता है। तो जो जो चीज़ें वेरिएबल्स में थी वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलता है। जैसे कि नॉमिनल स्केल में क्या होता है, इसमें वही सेम कैटेगरीज होती है। अगर हमने जो डेटा को कलेक्ट किया है और वो कैटेगोरिकल डेटा है और उसमें कोई भी रैंकिंग या ऑर्डर नहीं है, तो उस डेटा को मेजर करने के लिए हम लोग नॉमिनल स्केल का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास डेटा है कैटेगोरिकल डेटा जो कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में है, तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए ऑर्डिनल स्केल का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से होता है न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम लोग नंबर्स को यूज़ करते हैं, डेटा जो होता है वो नंबर्स के फॉर्मेट में होता है और एक मीनिंगफुल ऑर्डर में होता है। न्यूमेरिकल के अंदर होता है इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो कि नॉर्मल या रेगुलर इंटरवल पे या इक्वल इंटरवल पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, तो हम लोग इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें कोई जीरो पॉइंट या ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, तब हम लोग इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है, अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री है, लेकिन उस 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे डेटा जो एक इंटरवल पे हो, इक्वल इंटरवल पे हो, लेकिन उसमें ट्रू जीरो पॉइंट ना हो, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। अगला है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में भी वही होता है, डेटा के बीच में इक्वल इंटरवल्स हो, लेकिन इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे जीरो का मतलब होता है जीरो। जैसे कि हाइट, वेट, इनकम, एज, इनमें जीरो का मतलब होता है जीरो, यानी कि कुछ नहीं। जैसे कि आप अगर बोलेंगे मेरी इनकम जो है जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम कुछ है, इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम जीरो है, मतलब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो डेटा होते हैं जिनमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है और इक्वल इंटरवल्स पे उनके वैल्यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेशियो स्केल। अब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स से जुड़े काफ़ी पॉइंट्स को समझ लिया है। कुछ की टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको भी समझ लिया है। जैसे कि पॉपुलेशन, सैंपल्स, होमोजेनियस सैंपल, हेटेरोजेनियस सैंपल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और स्केल्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है वो हम लोग इस टेबल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एजम्पशन क्या होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट ये मान लेता है कि डेटा एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये एज्यूम करता है कि डेटा में कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होगा, यानी कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये एजम्पशन होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट में टिपिकली जो होता है वो इंटरवल या रेशियो डेटा होता है। जब हमारा डेटा जो है इंटरवल या रेशियो डेटा हो तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। वहीं पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जब ऑर्डिनल, नॉमिनल या नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं, या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उस समय अप्लीकेबल होता है। तो अगर हमारा डेटा जो है इंटरवल या रेशियो स्केल में है तो हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे। अगर हमारा डेटा जो है कैटेगोरिकल है, यानी कि
ऑर्डिनल या नॉमिनल है तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट या रिग्रेशन। वहीं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं जैसे मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक को सॉल्व करने के लिए। अब इनकी सेंसिटिविटी की बात करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जब एजम्पशंस मीट होते हैं तब ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है कम पावरफुल है, लेकिन एजम्पशंस वायलेट होने पर भी रोबस्ट रहता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रहता है। कुछ यूज़ केसेस देख लेते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में जब डेटा एजम्पशन फॉलो करते हैं और पावरफुल एनालिसिस हमें चाहिए होता है तब यूज़ करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जब एजम्पशंस वायलेट होते हैं या डेटा नॉन इंटरवल नेचर का होता है तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब इनकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट कॉमनली वेल बिहेव्ड डेटा सेट्स में यूज़ होता है जहाँ एजम्पशंस रीजनेबल होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो सूटेबल है डेटा सेट्स के लिए जहाँ पे एजम्पशंस मीट नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के, मीन कंपेयर करना है, रिग्रेशन एनालिसिस करना है तो हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मीडियन को कंपेयर करना है, रैंक डेटा को एनालाइज करना है तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। कब चूज़ करें हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट को और कब चूज़ करें नॉन पैरामीट्रिक को? जब डेटा एजम्पशंस फॉलो करते हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो हमें पैरामीट्रिक टेस्ट को ही यूज़ करना चाहिए। जब एजम्पशंस अबाउट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है क्वेश्चनेबल हो या मीट नहीं होते हैं तो हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करना चाहिए। पैरामीट्रिक टेस्ट का जो स्टैटिस्टिकल पावर है वो हाइयर है एज्यूमिंग डेटा कन्फर्म्स टू एजम्पशंस, यानी कि जब डेटा जो है एजम्पशंस को फॉलो करते हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का जो स्टैटिस्टिकल पावर है थोड़ा लोअर है, लेकिन डाइवर्स सिचुएशन में बहुत ही रोबस्ट होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये समरी जो है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है और बताती है कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में ज़्यादा सूटेबल है। आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान देकर सुना उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम पी एक्स मॉन्क। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में उसको लिखें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हमें ये पता लगेगा कि हम किस तरह से अपनी कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।